नॉर्मेलिटी जो शब्द आता है बच्चों हमारे पास, नॉर्मेलिटी शब्द को समझने से पहले आपको समझना होगा एक और शब्द जिसका नाम है क्या, मोलैरिटी। क्या नाम है बच्चों इसका, मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी समझने से पहले हमें मोलैरिटी दोबारा से याद करनी पड़ेगी, क्या होती थी मोलैरिटी। अगर आपको याद हो तो मोलैरिटी वाज डिनोटेड बाय कैपिटल M एंड इट इज M इक्वल्स टू नंबर ऑफ moles of solute upon volume of solution in liter, if you remember that volume of solution in liter। अब इसको हमने लिखा था क्या, हमने इसको लिखा था N/V और हमने इसको लिखा था N into 1/V। N की जगह हम लिख देते क्या, मोलर मास या मास अपॉन मोलर मास मॉलिक्यूल के लिए, एटॉमिक मास एटम के लिए, इनटू 1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा जो हमने किसका पढ़ा था, हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ा था पहले वाले लेक्चर्स के अंदर। इसकी यूनिट थी क्या, मोल पर लीटर। हम बात करने वाले हैं नॉर्मेलिटी की, टेंशन मत दीजिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको मोलैरिटी एक बार दोबारा आपको रिवाइंड कराया, रिवाइज कराया। क्यों, क्योंकि थोड़ा बहुत रिलेशन है यहाँ पर मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का। अब आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं नॉर्मेलिटी के बारे में कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। तो जब हम नॉर्मेलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, तो नॉर्मेलिटी इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दोबारा सुनिएगा, द नॉर्मेलिटी इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो डिफाइन कैसे करेंगे नॉर्मेलिटी को, द नॉर्मेलिटी इज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एक चीज समझिए कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में फर्क क्या हुआ। मोलैरिटी में थे नंबर ऑफ मोल्स, यहां पर है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स यहां पर है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। तो सबसे बड़ा फर्क यही हो गया। इसके अलावा बाकी सब कुछ सेम है, खैर रही क्या है सर, इसके अलावा वो भी समझते हैं। अब इसको मैं जैसे यहां पर मैं इसको n लिखा, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन V, और मैं लिख सकता हूं क्या, ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1/V। तो 1/V एक तरीके से कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास यहां पर, खैर वो बाद में बात करेंगे। अब बात आती है कि ग्राम इक्विवेलेंट होते क्या है। तो सबसे पहले हमें समझना है क्या कि ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी कंपाउंड के, किसी भी एटम के, मॉलिक्यूल के क्या होते हैं। देखो कोई तुम्हें कुछ भी कहता रहे, कुछ भी बोलता है, ग्राम इक्विवेलेंट अपने आप में कंपटीशन लेवल की बात की जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, खासतौर पर न्यूमेरिकल्स के लिए। नॉट ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स बट आल्सो फॉर द रिएक्शंस व्हिच आर वी गोइंग टू स्टडी। क्यों, चलो मैं तुम्हें इसका एक छोटा सा हिंट देता हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। बेसिकली ग्राम इक्विवेलेंट की जब हम बात करते हैं तो बच्चों इसमें दो शब्द आ रहे हैं, एक ग्राम और दूसरा इक्विवेलेंट। एक ग्राम और दूसरा इक्विवेलेंट। अगर आपको याद हो तो हम कुछ रिएक्शंस पढ़ते थे। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी रिएक्शन मैं यहां कोने में लिख रहा हूं, HCl प्लस MgOH होल ट्वाइस विल गिव MgCl2 प्लस 2H2O। बैलेंस कर दिया। अब यहां पर अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैंने, ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें इसके बाद इसका आंसर भी दूंगा। मैंने 1 लीटर, मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, मैंने 1 लीटर MgOH होल ट्वाइस लिया, उसको रिएक्ट कराने के लिए मुझे कितने लीटर HCl चाहिए। ध्यान से सुनना, मैंने 1 लीटर MgOH होल ट्वाइस को लिया, उससे रिएक्ट कराने के लिए मुझे कितने लीटर HCl चाहिए। अब अगर आप रिएक्शन को देखोगे और रटे रटाए लोगों की तरह, रटे रटाए तोतों की तरह बात करोगे और बेवकूफाना बात करोगे तो आप बोलोगे सर 1 लीटर MgOH होल ट्वाइस है, वहां पे HCl 2 लग रहे हैं, MgOH होल ट्वाइस 1 लग रहा है, तो 2 लीटर HCl ले लो सर। ऐसा जरूरी नहीं है, मैं आधा लीटर HCl भी लूंगा ना तो भी मेरा काम हो जाएगा, बशर्ते कंडीशन। बेसिकली जब हम रिएक्शन करते हैं तो हम वॉल्यूम की बात तो करते ही नहीं हैं। हम बात किसकी करते हैं,
हम बात करते हैं मोल्स की, नंबर ऑफ मोल्स की, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स की। 1 लीटर MgOH होल ट्वाइस 2 लीटर HCl से रिएक्ट नहीं कर रहा। 1 मोलिक्यूल MgOH होल ट्वाइस का 2 मोलिक्यूल HCl से रिएक्ट कर रहे हैं भैया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर में 1 लीटर MgOH होल ट्वाइस है, और इस 1 लीटर MgOH होल ट्वाइस में मान लो मैं कहता हूं 10 MgOH होल ट्वाइस के मोल्स हैं, तो मुझे 1 लीटर से मतलब नहीं है, मुझे इन 10 मोल से मतलब है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक बीकर और लिया और उसमें सिर्फ 0.5 लीटर HCl ले लिया, और उस 0.5 लीटर HCl में 20 HCl के मोल्स हो गए, तो मेरा काम चल जाएगा। तुम 0.5 लीटर ले लो, तुम 10 लीटर ले लो, मुझे इससे मतलब नहीं है, कम से कम 20 मोल होने चाहिए, क्योंकि 1 से 2 रिएक्ट कर रहे हैं, तो 10 से 20 रिएक्ट करेंगे। अब फर्क क्या पड़ता है, 1 लीटर MgOH में 10 मोल MgOH होल ट्वाइस के, दैट मींस मोलैरिटी 10 मोल्स पर लीटर, यहां मोलैरिटी 40 मोल्स पर लीटर। आधे में 20 है ना, तो एक में कितने हो गए 40, 40 मोल्स पर लीटर। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी मोलैरिटी 1 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन ले लो, इसको 2 मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, अगर वॉल्यूम बराबर रखनी है तो। अगर वॉल्यूम बराबर रखनी है तो इक्विवेलेंट कितने हैं, इसका 1, इसके 2 के इक्विवेलेंट है। तो ये कोई टॉपिक आसान टॉपिक नहीं है समझने में, लेकिन मैंने तभी आपसे कहा था कि जो नॉर्मेलिटी लोग समझाते हैं ना, वो रटवाते हैं। आज हमारी मजबूरी है, इस समय वीडियो लेक्चर से मैं आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। कभी ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में आराम से बैठ के बात करेंगे, जब हम लोग लाइव क्लासेस शुरू करेंगे, या जब फिर हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग लॉकडाउन के बाद रियल क्लासेस शुरू करेंगे। रियल क्लासेस में मैन टू मैन 1 to 1 बात करेंगे, उसके बिना काम ज्यादा चलता नहीं है, चल जाता है पर ज्यादा नहीं चलता है, कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ेगी। तो बेसिक बात क्या आई, बेसिक बात ये आई कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट 2 शब्दों से बना है। याद करिए, हमने लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन पढ़ा था, हमने क्वेश्चन पढ़ा था HCl की रिएक्शन करा रहे थे सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के मिक्सचर की, जो 1 ग्राम दे रखा था, याद आया। अब उसमें जब सोडियम बाइकार्बोनेट से HCl की रिएक्शन हो रही थी तो 73 ग्राम HCl लग रहा था, और जब सोडियम कार्बोनेट से और सोडियम बाइकार्बोनेट से हो रही थी तो 36.5 ग्राम लग रहा था। अलग अलग टाइम पे अलग अलग ग्राम लग रहा था, ग्राम इक्विवेलेंट अलग अलग थे। इसको खत्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, कब कितना लीटर लेना है, कब कितने मोलर लेना है, यानी कि हमने कहा कि उसका MgOH होल ट्वाइस का तो हमें लेना है 1 लीटर, और HCl का भी लेना है 1 लीटर। तो भैया क्या करना पड़ेगा, इसका 1 लीटर 2 मोलर होगा, और इसका 1 लीटर 1 मोलर होगा। इसका 1 लीटर 2 मोलर, 1 लीटर में 2 मोल होने चाहिए, इसके 1 लीटर में 1 मोल होने चाहिए। तो भैया दोनों का 1 लीटर सोल्यूशन लाए, MgOH का भी 1 लीटर लाए और HCl का भी 1 लीटर लाए। MgOH के 1 लीटर में 1 मोल है, इसके 1 लीटर में 2 मोल है, तब तो बात बराबर है। पता नहीं क्या बोले जा रहे हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है नॉर्मेलिटी से। किससे? नॉर्मेलिटी से, लेकिन या ग्राम इक्विवेलेंट से बेसिकली। लेकिन आज हम उसके बारे में डिटेल में बात नहीं कर सकते, मेरे कुछ लिमिटेशंस हैं। हाँ, हम जब लाइव क्लासेस करेंगे तो पक्का बात करेंगे, या जब बाद में मैंने बताया रियल क्लासेस करेंगे तब पक्का बात करेंगे। अभी हम नॉर्मेलिटी समझते हैं क्या है, तो मतलब क्यों निकालते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, केमिस्ट्री की उन पेचीदा रिएक्शंस को सॉल्व करने के लिए और समझने के लिए हम निकालते हैं। अभी आप जब वो पढ़ोगे, एक टाइट्रेशंस पढ़ोगे, तब आपको इसकी रियल वैल्यू समझ में आएगी क्या बोल रहा हूं मैं। खैर, तो अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, हमने क्या कहा था, नॉर्मेलिटी इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स मोलैरिटी में, ग्राम इक्विवेलेंट्स नॉर्मेलिटी में। अब जो ग्राम इक्विवेलेंट्स नॉर्मेलिटी में आए, वो ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते थे भाई, नंबर ऑफ मोल्स होते थे मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते थे भाई, नंबर ऑफ मोल्स होते थे मास अपॉन मोलर मास।
इक्विवेलेंट मास क्या होते हैं भाई, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इसका मतलब यहां तक भी कहानी सेम हो गई। अब बचा मोलर मास और इक्विवेलेंट मास, मोलर मास और इक्विवेलेंट मास। दोबारा सुनिएगा, नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वी, ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1 अपॉन वी। ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह है, किसमें, नॉर्मेलिटी में। इसका फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास की जगह मैंने क्या वर्ड लगा दिया, इक्विवेलेंट मास। नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट मास होता है बच्चों, इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास और एटॉमिक मास, ऑब्वियसली बात है, एटम के लिए एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल के लिए मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर, अपॉन एक्स फैक्टर, अपॉन एक्स फैक्टर। अब ये नई चीज आई तुम्हारे पास, एक्स फैक्टर। अब ये एक्स फैक्टर क्या होता है? वैसे तो लोग रटवा देते हैं, एक्स फैक्टर का मतलब है जी चार्ज, तो हम सीधा सीधा बोल देते हैं दैट इज मास अपॉन मोलर मास अपॉन चार्ज। गलत है, लेकिन पहले दोबारा सुनो। नॉर्मेलिटी इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वी, ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1 अपॉन वी, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू जो हमने नंबर ऑफ मोल्स की जगह रखा है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो मोलर मास की जगह हमने क्या लगा दिया, इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास मोलर मास से ही निकला है। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला है मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर, मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। अब ये एक्स फैक्टर बच्चों अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स के लिए, एटम्स के लिए अलग अलग होता है। वो क्या होता है? फॉर एसिड हम हाइड्रो एसिड्स की बात कर रहे हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ देते हैं। नंबर ऑफ H+ आयंस, या इसको हम बोलते हैं बेसिसिटी। क्या बोलते हैं? बेसिसिटी, क्योंकि एसिड की होती है बेसिसिटी और बेस की होती है एसिडिटी, याद रखना। फॉर बेस क्या होता है? नंबर ऑफ OH- आयंस या फिर एसिडिटी। फॉर एटम क्या होता है? एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। फॉर सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट के लिए हम फॉर्मूला मास या फॉर्मेलिटी यूज करते हैं, मोलरिटी की जगह, वो भी बात करेंगे। खैर, फॉर सॉल्ट क्या होता है? तो सॉल्ट का होता है फॉर्मूला मास, यानी कि मोलर मास। मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, तो मोलर मास अपॉन, ध्यान से सुनिएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। फॉर आयन, कोई आयन हो तो क्या होगा? चार्ज मैग्नीट्यूड, साइन नहीं आएगा कभी भी, ध्यान रखना। चार्ज मैग्नीट्यूड अपॉन मास, मोलर मास ऑफ आयन, चार्ज मैग्नीट्यूड अपॉन मोलर मास ऑफ आयन। अब जैसे कि बोर्ड पे ध्यान से नजर रखेंगे, मान लीजिए मेरे पास HCl है, तो HCl का इक्विवेलेंट मास क्या होगा? HCl में कितने H+ बच्चों? HCl में एक H+, तो चार्ज कितना आ गया इसका? 1। एक्स फैक्टर कितना आ गया? 1। HCl का मोलर मास कितना होता है? 36.5, तो 36.5 अपॉन 1, 36.5 अपॉन 1, 36.5। मान लीजिए H2SO4 होता, तो H2SO4 का मोलर मास कितना होता है? दैट इज H का 2, सल्फर का कितना होता है? 32, ऑक्सीजन का 16, 64 प्लस 32, 96 प्लस 2, 98, तो 98। अब H+ कितने निकलेंगे इसमें? 2, तो 98 अपॉन 2, दैट इज 49। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 कितना हो गया? 49। मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना होता है? 98। ऐसे इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl कितना है? 36.5। मोलर मास भी कितना है? 36.5, क्योंकि चार्ज बना रहा है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही H3PO4 एसिड है, तो इसमें क्या होगा? इसमें इसका मोलर मास अपॉन 3 H+ देगा, तो 3। ऐसे ही CH3COOH, अब इसका मोलर मास कितना होगा? 12 कार्बन का, 24, 2 ऑक्सीजन आ गए, 16 दूनी 32, 32 और 24 और 4 हाइड्रोजन आ गए, 4,
8 9 10 0 और ये कैरी हुआ 60। तो जो 60 आया दैट इज 60 अपॉन कितने H प्लस आएंगे इसमें CH3COH में कितने H प्लस आएंगे सर 4 H दिख रहे हैं, दिख तो रहे हैं, होता सभी के पास है, देता कोई कोई देगा एक ही, तो एक H प्लस निकलेगा। अब ये भी आपको पता होगा कि H प्लस कैसे निकलेगा और कितने निकलेंगे। तो ये इक्विवेलेंट मास किसके निकाले हमने एग्जांपल एसिड्स के, ध्यान से देखिएगा इक्विवेलेंट मास किसके निकाले एसिड्स के। तो इस तरीके से एसिड्स के इक्विवेलेंट मास निकलते हैं। बस इस इक्विवेलेंट मास को हम किस में रखेंगे अपने नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूले में रखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। बताऊंगा भी कैसे रखेंगे, पर पहले इसको नोट कर लो, एग्जांपल्स को सामने लिखे हुए एग्जांपल्स इनको नोट करो। ये किसके एग्जांपल है एसिड्स के इक्विवेलेंट मास निकालने के, एसिड्स के इक्विवेलेंट मास निकालने के। ठीक है जी, पॉज करके नोट कर लेना। अब बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस के बारे में। ऑब्वियसली बात है बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, मान लो NaOH का निकालना है, तो NaOH का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए अब एक OH आता है, तो मोलर मास ऑफ NaOH 23 + 16 + 1 23 + 17 दैट इज 40 हो गया ना, हाँ 40/1। ऐसे इक्विवेलेंट मास ऑफ MgOH होल ट्वाइस। अब इसमें कितने H प्लस आएंगे, इसमें 2 OH आएंगे, 2 आ रहे हैं, तो इसका मोलर मास अपॉन 2। मान लो AlOH होल थ्राइस, तो मोलर मास अपॉन 3। तो जितने OH दे रहा है बेस उतना उसका एक्स फैक्टर हो जाएगा, इस तरीके से उसका इक्विवेलेंट मास निकलता चला जाएगा। तो ये होगा इक्विवेलेंट मास के एग्जांपल किसके बेस के। ऐसे ही मान लो मैं आयन की बात करता हूं, तो आयन में क्या होगा, आयन में कोई आयन है Al3+, तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है एल्यूमिनियम का 27, तो 27 अपॉन चार्ज कितना है 3+, जरूरत नहीं है 3 Cl या चलो O2-। अब O पे कितना मास है 16/2, तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 8, कितना होता है 8। अब ये ना एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 नहीं होता, O2- का होता है। O1- होगा परोक्साइड होगा तो क्या होगा अलग हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा। O सुपर ऑक्साइड होगा अलग हो जाएगा, यानी कि अलग अलग रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट भी बदल सकते हैं। तो क्या होता है कुछ लोग कहते हैं रट लो, नहीं फिलहाल घटवा रहा हूं, लेकिन इक्विवेलेंट वेट के बारे में पूरी एक क्लास लेंगे, सिर्फ इक्विवेलेंट वेट के बारे में, इक्विवेलेंट मास क्या होता है इसके बारे में मजा आएगा पढ़ने में, डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब एक केमिस्ट्री को केमिस्ट्री की तरह समझेंगे क्या होता है, बेवकूफी नहीं करेंगे फालतू की। फिलहाल इस तरीके से आयंस का भी हम क्या निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। ऐसी एटम की अगर मान लो ये ऑक्सीजन एटम होता उसकी वैलेंसी 2 होती तब भी आ जाता, एल्यूमिनियम एटम होता एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती 3 होती तो ये आ जाता। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीजों में इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इक्विवेलेंट मास आ गया तो बस इक्विवेलेंट मास की वैल्यू यहाँ रखी, तो हमारे पास नॉर्मेलिटी क्या आ गई, नॉर्मेलिटी बहुत ध्यान से समझिएगा, इक्वल्स टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू 1/वॉल्यूम। इक्विवेलेंट मास क्या होता है जी, इक्विवेलेंट मास क्या होता है जी, मास अपॉन, इसकी जगह लिखा हूं मोलर मास होल अपॉन एक्स फैक्टर इनटू 1/v। ये क्या हो गया जी, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू एक्स फैक्टर ऊपर आ गया इनटू मास अपॉन मोलर मास इनटू 1/v। ध्यान से चेक करो। तो सबसे पहली बात दोबारा सुन लो, सबसे पहली बात नॉर्मेलिटी इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन v लिखा मैंने, फिर ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1/v लिखा मैंने, फिर ग्राम इक्विवेलेंट की जगह हमने क्या लिखा मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होते हैं, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास के, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास के होते हैं। फिर हमने इक्विवेलेंट मास पढ़ा क्या होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है मोलर मास अपॉन या एटॉमिक मास अपॉन एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कौन सा कंपाउंड है, एसिड है, बेस है, एटम है, सॉल्ट है या आयन है। फिर हमने इक्विवेलेंट मास निकाल लिया। अब हमने क्या करा, ये सारी वैल्यूज पुट करी नॉर्मेलिटी में। तो नॉर्मेलिटी क्या हो गया, नॉर्मेलिटी फिर से बताता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, ग्राम इक्विवेलेंट की जगह रखा मास अपॉन इक्विवेलेंट मास की जगह रखा मास मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। जब ये वैल्यूज पुट कर दी, सारी वैल्यूज पुट कर दी, दोबारा ध्यान से देख लो, बार बार ध्यान से देख लो, सारी वैल्यूज पुट कर दी तो हमने लिखा n इक्वल टू एक्स फैक्टर इनटू मास अपॉन मोलर मास इनटू 1/वॉल्यूम। बोलो कोई दिक्कत हो तो कॉल करके पूछना, टेंशन मत लेना। n इक्वल्स टू एक्स फैक्टर इनटू मास अपॉन मोलर मास इनटू 1/वॉल्यूम। अब अगर एक्स फैक्टर को छोड़ दिया जाए तो नॉर्मेलिटी का बाकी बचा हुआ फॉर्मूला किसके जैसा है, तो नॉर्मेलिटी का बाकी बचा हुआ फॉर्मूला बच्चों मोलैरिटी जैसा है। मैं यहां दोबारा लिखता हूं, अब नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू
एक्स फैक्टर इनटू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम। आप इतने हिस्से को ध्यान से देखोगे तो ये मोलैरिटी आ गया। तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू एक्स फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो अब मोलैरिटी निकाल के सोल्यूट का एक्स फैक्टर भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी नॉर्मेलिटी का आंसर आ जाएगा रटने के लिए। दोनों की रिलेशन आ गई जिसको आप आराम से याद कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी की यूनिट होती है बच्चों, नॉर्मेलिटी की यूनिट होती है क्या? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। मोलैरिटी की यूनिट होती थी क्या? मोल पर लीटर। तो मोल की जगह नॉर्मेलिटी में क्या आ गए? ग्राम इक्विवेलेंट। मोल की जगह नॉर्मेलिटी में क्या आ गए? ग्राम इक्विवेलेंट। मोल की जगह नॉर्मेलिटी में क्या आ गए? ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या आ गए? ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास के। इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है? मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर के। तो एक्स फैक्टर का खेल है सारा का सारा नॉर्मेलिटी का। अगले लेक्चर में मैं आपको नॉर्मेलिटी का एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। ये लेंथ लंबी हो रही है वीडियो की तो मुझे यहीं से डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि अपलोडिंग में दिक्कत आती है। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे क्या? नॉर्मेलिटी का एक सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों।